हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे और बेहतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सारे सेशंस यूनिट वाइज और साथ में पीवाईक्यू के सेशन इस चैनल के माध्यम से मैं डाल रहा हूँ। तो उम्मीद भी है कि आप सभी को मेरे सारे वीडियो और सारे सेशन जो यूनिट वाइज में बना रहा हूँ, साथ में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो पीवाईक्यू सेशन 2019 से लेकर 25 तक, उसमें मैं पहले 19, 20, 21, 22, 23 तक के 4 साल 5 साल के पेपर डाल चुका हूँ। आज ये हमारा पेपर 2024 का पूरा पेपर है पीएससी का। पूरे 1 से लेकर 100 प्रश्नों पर इस पर डिटेल से बात करने वाले हैं। और साथियों को बता दूं कि इससे पहले हमने यूनिट 2 को कंप्लीट कर दिया, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। साथ में यूनिट 5 जिसमें संविधान और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, उन सभी प्रश्नों को, उन सभी यूनिट्स को भी कवर कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट बना दी। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उन सभी वीडियो को देख लें। और पहले मैं आपको यही बता दूं कि सभी जो है हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आज हमारे 2024 का पेपर है, पूरा अंत तक देखिएगा। आप सभी का स्वागत है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शेखर। तो जल्दी से हम सारी चीज़ें देखते हैं बिना समय गवाए। हाँ, तो सभी साथी पहला प्रश्न देख रहे होंगे। पहले प्रश्नों को समझना है, प्रश्नों को पढ़ना है और उसके बाद अच्छे से आंसर टिक करना है। आप सभी जानते हैं कि पीवाईक्यू का कितना महत्व है। कोई सी भी एग्ज़ाम हो, दुनिया की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे उसके आधार पर ही आप अपने एग्ज़ाम को जज कर पाएंगे और उसके अनुसार ही आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो पहले प्रश्नों को पढ़ो, प्रश्नों के बाद ऑप्शन को समझो और किस तरह से पैटर्न फॉलो करता है, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बनते हैं, उन सभी पर ध्यान रख कर आपको अपनी तैयारी करना है। प्रश्न को देखो। प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइजोमी के कारण होने वाला विकार आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? टर्नर सिंड्रोम, बी है डाउन सिंड्रोम, सी है सुपर फीमेल सिंड्रोम और डी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो सभी साथी आंसर करेंगे क्या है। देखो, जो जरूरी चीज़ें उस पर बात करेंगे। 100 प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे के अंदर सारा वीडियो कंप्लीट हो जाए, ताकि आप भी बेहतर तरीके से अपना और भी जो समय है, बाकी समय अपनी तैयारी में और कहीं भी कोई से और सब्जेक्ट में लगा पाए। तो क्या इसका आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डाउन सिंड्रोम। जो प्रमुख रूप से डाउन सिंड्रोम जो है गुणसूत्र 21 की ट्राइजोमी के कारण होने वाला रोग है। अगला देखो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को के अंतर्गत नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्वच्छ भारत अभियान, बी है यात्री सुरक्षा, सी है निर्भया नारी और डी है अन्नपूर्णा योजना। तो क्या इसका आंसर होगा? सभी साथी आंसर करेंगे क्या इसका आंसर हो सकता है। तो जो है 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं है भैया? तो कौन सा नहीं था? अन्नपूर्णा योजना इसमें प्रमुख रूप से शामिल नहीं थी। वहीं स्वच्छ भारत अभियान, यात्री सुरक्षा और साथ में निर्भया नारी प्रमुख रूप से उस 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल थे। अगला देखो। प्रश्न तीसरा है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथराइज्म नामक रोग हो जाता है? आपको बताना है खेसारी दाल, चना दाल, मूंग दाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेंगे सभी साथी आंसर। चूंकि 2024 का पूरा पेपर है, तो जो भी है अच्छे से इन सभी प्रश्नों को देखो, ताकि आप अपनी एग्जाम को और बेहतर कर पाओ। तो आप सभी जानते हैं कि भैया प्रमुख रूप से इसमें जो है ए, ऑप्शन ए है खेसारी दाल। जो है अगर लगातार इसमें लेथराइज्म नामक रोग होता है, यानी कि इसमें जो है हमारी जो पैरों की जो है क्षमता कार्य करने की उसमें कम हो जाती है, यानी अपंगता टाइप आ जाती है इस दाल के अधिक सेवन से। अगला देखो। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? आपको बताना है इनसेट 3DR, PSLV-C55, GSLV-F12 और PSLV-C37। आंसर करेंगे सभी क्या इसका आंसर हो सकता है। तो भैया इसका आंसर जो प्रमुख रूप से है PSLV-C37, जो प्रमुख रूप से 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे किसमें? PSLV-C37 में। अगला देखो। ओजोन परत की मोटाई को खालिस्तान में मापा जाता है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन क्या है? डेसिबल, डॉप्सन इकाई, PPV या PPM। क्या इसका आंसर हो सकता है भाई? तो इसका जो आंसर है आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यानी जो है प्रमुख रूप से डॉप्सन जो है इकाई किसकी? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए है ना। और अभी आप सभी जानते हैं कि वर्तमान रूप में उसका जो मोटाई है निरंतर कम होती जा रही है। आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण उसका प्रमुख कारण है ना। अगला देखो। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरु की संख्या होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है 5, बी है 7, सी 12 और डी है 33। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? सभी साथी आंसर करेंगे। चूंकि देखिए सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पीएससी भी प्रश्न पूछता है, हम भी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी एमसीक्यू और सारे पीवाईक्यू साथ में सारी यूनिट को कवर कर रहे हैं। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि जो भी साथी इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहा है, देख रहा है,
आप सभी से अनुरोध है कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उन वीडियो को सभी को देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, किस तरह से पैटर्न फॉलो करता है पीएससी, कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछता है, तो उन सभी पे आपको काम करना है। अब रही बात ये कि आप इन पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी को किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप पीवाईक्यू लगाओ, साथ में एमसीक्यू सेशन लगाओ, एमसीक्यू के और भी टेस्ट सीरीज लगाओ, और साथ साथ उसको एनालिसिस करते जाओ कि कहाँ नंबर कट रहे हैं, कौन सा अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कौन सा अपना सब्जेक्ट कमजोर है, उस पर काम करना है ना। तो क्या इसका आंसर होगा, देखो आंसर इसमें बी यानी 7 है ना, जो प्रमुख रूप से क्या है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या कितनी है, 7 है। अगला देखो, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, आपको बताना है। 2013, 2012, 2016 और 2015। तो आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी 2013 में प्रमुख रूप से मंगल ग्रह के भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था, पहला है ना मंगल ग्रह का। अगला देखो, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है 1972, 1986, 1990 और डी है 1974। क्या इसका आंसर होगा, तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से 1974 में जो है भारत सरकार ने जल प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। अगला देखो, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी फर्स्ट, सेकंड और 9 क्रमशः दर्शाते हैं, है ना। आप सभी को बताना ऑप्शन, ऑप्शन देख लीजिए, आप ऑप्शन देखिए कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स ने 2018 में कौन से ये जो फर्स्ट है, सेकंड है और 9 वाले क्रम से क्या दर्शाए थे, उन्होंने जो गाइडलाइन उनके अनुसार थी। आप करंट अफेयर में अगर पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों से रूबरू होंगे। तो गाइडलाइन थी उनके अनुसार, क्या उनके प्रमुख पॉइंट थे, वो उस पर आपको चर्चा करनी है। तो आप ऑप्शन को देख लीजिए और आंसर करिए, 5 सेकंड का समय आपके पास है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो प्रमुख रूप से उनकी गाइडलाइन थी, गरीबी कोई भी गरीब नहीं होगा, साथ में भूखमरी नहीं होगी, उद्योग होंगे, नवाचार पे बात होगी और बुनियादी ढांचे पर हम काम करेंगे, है ना। ये प्रमुख रूप से उनकी थीम थी। अगला देखो, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्न में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लैजेट्स के द्वारा किया जाता है, आपको ऑप्शन देख ही रहे हैं। स्वपोषी घटक, उपभोक्ता अपघटक और सामने अजैविक घटक। सभी साथी आंसर करेंगे, क्या इसका आंसर होगा। तो आप सभी जानते हैं कि भैया जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र तालाब में निम्न में से जो घटक हैं प्रमुख रूप से कवकों, जीवाणुओं के लिए, ये प्रमुख रूप से क्या होते हैं भाई, अपघटक होते हैं, है ना। आप सभी जानते हैं कि जीवाणु जो भी है प्रमुख रूप से फ्लैजेट्स जो है, जो प्रमुख रूप से अपघटक की श्रेणी में आते हैं। अगला देखो, निम्न में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी। ऑप्शन क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 की बात है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन 1951 की बात है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो प्रमुख रूप से 1973 की बात है, वहीं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 की बात है। तो कौन से मामले में प्रमुख रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी, तो आप सभी जानते हैं कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन में प्रमुख रूप से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्यापकता की घोषणा की थी। मैंने जब नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के जो पीवाईक्यू डाले हैं, सॉरी जो एमसीक्यू डाले हैं, उसमें मैंने इन सभी बातों पर डिटेल से बात की। तो आप जो भी साथी हैं यूनिट 5 की प्लेलिस्ट बना दी, उस पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाएगा, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है, चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता, है ना, बी हो गया। सी है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। और डी है, चुनाव आयुक्त और कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर सकते हैं, जो भी पहले हो। तो निम्न में से कौन सा आंसर होगा, बताओ। तो जो है प्रमुख रूप से भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाएगा, ये प्रमुख रूप से गलत है भैया, है ना। बाकी तीनों सत्य हैं कि चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता, है ना। दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की समान शक्तियां होंगी। साथ में चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल से पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, वो प्रमुख रूप से कर सकते हैं। अगला देखो, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद
53 में कोई परिवर्तन करना चाहता है, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 239 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 243 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान में कोई भी संशोधन हो या कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों से उसे अनुसमर्थित किया जाना चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल है भैया? तो आप सभी जानते हैं कि यदि ऐसा कोई संशोधन जो 297 का में परिवर्तन करना चाहता हो तो आधे राज्यों से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों से उसे अनुसमर्थित किया जाना चाहिए। अगला देखो, निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है, यानी कौन सा आर्टिकल है जो महाभियोग की चर्चा करता है? ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 60। तो क्या है इसका प्रमुख रूप से आंसर बताएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि महाभियोग की चर्चा प्रमुख रूप से कौन सी है? आर्टिकल 61 है ना, महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया। अगला देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को मामला का भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा, है ना। कौन करेगा? आप देखो, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, साथ में जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, या फिर जो कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। तो आप सभी जानते हैं कि भैया 76 के तहत राष्ट्रपति व्यक्ति जो है महान्यायवादी किसको नियुक्त करेगा? जो कम से कम भैया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का योग्य हो, है ना। अगर ये योग्यता उसके पास होगी तो वो अटॉर्नी जनरल नियुक्त हो सकता है। अगला देखो, KM मुंशी खालिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, लोक लेखा समिति, संविधान की प्रारूप समिति, प्रस्तावना समिति और हिंदू कोड बिल्स मसौदा। तो भैया सभी साथी अगर पॉलिटी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से ये है संविधान की प्रारूप समिति, इसमें 7 सदस्य थे, है ना। तो ये प्रमुख रूप से KM मुंशी भी उन्हीं के पार्ट है। मैंने संविधान के वीडियो बनाए तो उसमें अच्छे से जो है संविधान सभा में जब पढ़ाई संविधान सभा के जब हमने MCQ किए थे उसमें अच्छे से बात की है। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, संघ के मंत्रिमंडल से और मंत्री परिषद से। तो बताओ साथी आंसर क्या होगा इसका आंसर सही? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी संघ के मंत्रिमंडल से, है ना। संघ के मंत्रिमंडल से अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला देखो, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान खालिस्तान में है। नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल और जबलपुर। तो किस में भैया? तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? तो प्रमुख रूप से भोपाल में है। आप सभी को संस्थानों से प्रश्न बनते हैं तो संस्थानों को भी अच्छे से देखना है। अगला देखो, निम्न में से, और देखो परेशान नहीं होना कि भैया बीच बीच में कुछ हो ही नहीं रहा है, हमसे तो कुछ मजाक कर ही नहीं रहे सर, तो लगातार पढ़े जा रहे हैं। तो भैया देखो 100 प्रश्न हैं, उन 100 प्रश्नों को मुझे पढ़ना है, आपको बताना है, आपको समझाना है, आपको पैटर्न भी देखना है, साथ साथ आपकी एग्ज़ाम भी सामने आ रही है तो मजाक मस्ती तो करना ही है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। बीच बीच में कहीं लगेगा कि हाँ कर सकते तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे भैया, है ना। तो पढ़ाई करना है अपने को मटर गश्ती बिल्कुल नहीं करनी है। तो ऑप्शन देखो क्या है इसमें भैया? कथन है और उस पर विचार आपको करना है। तो कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाविक्ता का कर्तव्य होगा, यानी ये भैया 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। दोनों पर आपको बात करनी है। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। दूसरा है महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते रहेंगे। तो क्या क्या इसका आंसर होगा? तो आप सभी जानते हैं कि सही कथन क्या है इसमें? प्रमुख रूप से ए है, यानी केवल एक, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, है ना। ये ऑप्शन सही है। जो दूसरा है वह गलत है कि महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, ऐसा नहीं है। अगला देखो, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ कौन सी सूची में आपको बताना है? ऑप्शन है 11 अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और राज्य सूची। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यानी 11वीं अनुसूची है ना, 73 संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था, है ना। तो उस पर बात की गई है। अगला देखो, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? कि भैया भिम्मा जनजाति के लोग, ये भैया ये ऑप्शन, ये जो प्रश्न है डिलीट कर दिया था, इसकी कोई भी चर्चा PSC ने नहीं की, इसको विलोपित कर दिया था, तो आपको ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो आप, मांडवरा त्योहार द्वारा बनाया जाता है गोंडों के द्वारा, बेगा के द्वारा, भारिया के द्वारा या सहरिया के द्वारा? कौन के द्वारा बनाया जाता है बताओ भाई, बताओ रे भाई सभी,
मेरे भविष्य के भावी अधिकारी, सरकारी नौकरी की तैयारी और सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले, और सरकारी नौकरी नहीं भी है, ये ड्रीम जॉब है अपनी। पीएससी से सिलेक्ट होने वाला व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता, अधिकारी होता है, अधिकारी। समझ रहे हैं अधिकारी किसको बोलते हैं? तो बस वही है कि अधिकारी है। तो ऑप्शन क्या है इसका भैया? ऑप्शन नंबर ए यानी गोंड है। मांडवरा त्योहार जो है प्रमुख रूप से गोंड द्वारा बनाया जाता है। अगला देखो, महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए कोल, बी गोंड, सी भील और डी है भारिया। तो क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भील है। भील जो प्रमुख रूप से महानायक टांट्या मामा जो है भील जनजाति से थे। अगला देखो, और कहाँ से? पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ जो आपने देखे हैं ना, वहीं से, मतलब खंडवा वाले क्षेत्र से। अगला देखो, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित है। किससे संबंधित है आपको बताना है? भारिया जनजाति से, भिलाला से, कोरकू जनजाति से या फिर बेगा जनजाति से। तो किससे आपको बताना है? तो जो रघुनाथ सिंह मंडलोई है प्रमुख रूप से भाई हमारे भिलाला जनजाति से है ना। तो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके अनुसार आपको जवाब देना है। अगला देखो, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे आपको बताना है? प्रसिद्ध आदिवासी समाजसेवी, प्रसिद्ध आदिवासी संगीतकार, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और टी है प्रसिद्ध आदिवासी कलाकार। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? तो आप सभी जानते हैं कि ये प्रमुख रूप से कौन थे भाई? प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? बादल भोई, स्वर्गीय बादल भोई। अगला देखो, एमपी सरकार द्वारा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय कबीर सम्मान, बी है राज्य स्तरीय शिखर सम्मान, सी है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान और डी है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। तो कौन सा सम्मान जो प्रमुख रूप से आदिवासी लोक कला परंपराओं के लिए महिलाओं को दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से सी यानी राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है आदिवासी लोगों को लोक कला और पारंपरिक कलाओं की महिलाओं को सम्मान दिया जाता है विशेष रूप से। अगला देखो, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं को लोकप्रिय लोकगीत है? गोंड का है, कोल का है, भील का है या फिर सहरिया का है? बताओ भाई। तो जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं बताएंगे कि क्या ये आदिवासी जनजाति महिलाओं के लोकप्रिय लोकगीत बिरहा किस जनजाति के लिए है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से गोंड जनजाति जो है बिरहा प्रमुख रूप से गोंड जनजाति की महिलाओं के लिए लोकगीत है। अगला देखो, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन क्या है? ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान, वीर शंकर सागर रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, सी है रानी दुर्गावती सम्मान और डी है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। तो क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर जो प्रमुख रूप से है इसे उस समय विलोपित कर दिया था, क्योंकि जो है भारतीय राष्ट्रीय साहित्य जनजातीय जीवन सांस्कृतिक कला और सामान्य विशिष्ट लेखन के लिए कौन सा सम्मान? तो निम्न में से जो है जो सम्मान थे उसमें पुष्टता नहीं थी कि ये दिया जाता है नहीं दिया जाता। तो इस समय उस समय 28वां प्रश्न जो है एमपीपीएससी ने इसे विलोपित कर दिया। साथ में इसके बोनस नंबर सभी को दिए थे, है ना। अगला देखो, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चलाई जा रही है? आपको बताना है। ऑप्शन है दलपति शाह, टंट्या भील, बिरसा मुंडा और रघुनाथ शाह। तो भैया स्वरोजगार योजना जो है प्रमुख रूप से बी और सी दोनों से भैया टंट्या भील और बिरसा मुंडा इन दोनों पर पीएससी ने बताया कि दोनों से दी जाती हैं। तो ये दोनों ही सत्य बताए थे उस समय। अगला देखो, जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्य योजना बताना। आपको वन्य योजना का स्थापना कब हुई थी आपको बताना है? 65 में, 70 में, 75 में या 80 में? तो आप सभी जानते हैं कि 1980 पूर्ण रूप से वन्य योजना जो है स्थापना की गई थी। अगला देखो, वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया? ऑप्शन आप देख रहे हैं 24%, 25%, 27% और 30%। तो जो है भैया SLR यानी ये इकोनॉमी का प्रश्न है, तो प्रमुख रूप से ये 2007 में संशोधित की गई थी। तो क्या था इसका आंसर? 25% था। तो अब इकोनॉमी अच्छे से पढ़ें, तब इस प्रश्न के साथ में इस प्रश्नों को समझकर इसके अनुसार जो भी प्रश्न बनते हैं या जो भी टॉपिक जैसे RBI हुआ या जो भी टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं उन सभी टॉपिक को कवर करना है और कंप्लीट करना है अपने को। अगला देखो, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था आपको बताना है? 18.6%, 26.3%, 15.8% और 30.1%। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से उस समय जो आंसर था यानी 18.6% प्रमुख रूप से सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का अनुपात था। अगला देखो, 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत
मध्य प्रदेश में स्थित था? ऑप्शन है 10%, 5%, 2% और 1% से कम। क्या आंसर होगा बताएंगे सभी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 2% भैया, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जो 2017-18 में कारखानों को कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है, तो 2% है। अगला देखो, वो बदलता रहता है समय के अनुसार, करंट अफेयर का प्रश्न था। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो लंदन 2008, वाशिंगटन डीसी अमेरिका 2008, पेरिस 2010 और सियोल 2010। तो आप सभी जानते हैं कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका 2008 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, और वाशिंगटन और साथ में सन आपको ध्यान रखना है 2008। अगला देखो, एमपी सरकार ने उन्नति एग्री GIS परियोजना किसके लिए है? ऑप्शन क्या है? किसानों को स्मार्टफोन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। बी है कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा का उपयोग करने के लिए। तीसरा क्या है? आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा है पूरे राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करने में। तो जो उन्नति योजना थी, आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने, साथ में सुविधा प्रदान करने के लिए उपग्रह इमेजनरी और साथ में ड्रोन डेटा का उपयोग करने के लिए प्रमुख रूप से जो है उन्नति योजना चालू की गई थी। अगला देखो, समग्र शिक्षा अभियान निम्न में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है सर्व शिक्षा अभियान SSA राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। बी है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान PM डिजिटल साक्षरता मिशन। और सी है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शिक्षक शिक्षा। साथ में डी क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना। तो भैया समग्र शिक्षा अभियान जो प्रमुख रूप से एकीकरण से उभरा है, तो सी है सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय, ये वाला आप देख लो इसको अच्छे से, है ना। सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा के क्षेत्र में। अगला देखो, 37वां प्रश्न है 2022-23 में मध्य प्रदेश में भारत और की प्रति व्यक्ति आय, MP और भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, आपको बताना है कि MP की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, MP की प्रति व्यक्ति आय कम है, दोनों बराबर है, या तुलना संभव नहीं है। तो क्या इसका आंसर होगा, निम्न में से आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि भैया प्रमुख रूप से MP की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है। अगला देखो, GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से MP के किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन है उज्जैन, जबलपुर, सीहोर या बालाघाट। तो क्या इसका आंसर होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बालाघाट, है ना। तो बालाघाट प्रमुख रूप से चिन्नौर चावल उत्पादन में मुख्य रूप से MP जिले में प्राप्त है ना, चिन्नौर चावल के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, MP जिलों में के अनूठे उत्पाद के साथ उनको मिलान करना है। ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, क्या है ऑप्शन? ये इसको ऐसा मान लो, ये A, B, C या फिर D, है ना। तो ये मान लो, तो अशोकनगर केला, खरगोन महेश्वरी साड़ी, बुरहानपुर चंदेरी और मंदसौर लहसुन, तो इनको निम्न में से मिलान करना है। तो आप सभी जानते हैं प्रमुख रूप से क्या इसका मिलान है भाई। तो आप जानते हैं कि बी इसका आंसर है, यानी कि जो अशोकनगर है, अशोकनगर कहाँ पे भाई? चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं अशोकनगर चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भाई खरगोन, खरगोन किस लिए प्रसिद्ध है भाई? आप जानते हैं कि महेश्वरी साड़ी के लिए, है ना। आप खरगोन जब गए होंगे महेश्वर का किला, तो आपने देखा होगा महेश्वरी साड़ियाँ बहुत फेमस है वहाँ की। बुरहानपुर, भाई साहब बुरहानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि बुरहानपुर केले के लिए प्रसिद्ध है, हाँ, बुरहानपुर के केले फेमस है। मंदसौर जो प्रमुख रूप से क्या है भाई? लहसुन के लिए, है ना। आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला देखो, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार राज्यों के प्रदर्शन की श्रेणियां कैसे परिभाषित की जाती हैं, आपको बताना है। तो ये प्रमुख रूप से उसके कुछ SDG, नीति आयोग ने SDG के जो है प्रमुख गाइडलाइन थी, उनके अनुसार ये प्रमुख जो है फैक्ट दिए थे। आप उनको देखो और समझो क्या उस समय दिया था। और साथ में SDG जो भी इंडेक्स आते हैं साल के, कोई से भी किसी भी क्षेत्र से, उन सभी को अच्छे से लिखना है, उनके गाइडलाइन अच्छे से देखना है, उनके जो पॉइंट है उनको अच्छे से समझना है। तो उस समय क्या इसका आंसर था भैया? ऑप्शन बी, यानी आकांक्षी 0 से 49, और प्रदर्शन 50 से 64, अग्रणी 65 से 99 और अचीवर थे 100। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है, आपको बताना है। कमांड सेल, कर्नल सेल, कर्नल,
डायरेक्टरी एंड प्रोग्राम और फाइल्स। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर जो है प्रमुख रूप से भाई साहब बी है, यानी कर्नल। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में केंद्रीय भाग कौन सा होता है? तो यूनिक्स कर्नल होता है। अगला देखो, हमला या भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है, आपको बताना है स्पैमिंग, वायरस साइनिंग, फिशिंग या स्कैनिंग। क्या इसका आंसर है? तो आप सभी जानते हैं कि भैया जो भी हमला, भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट होते हैं वो प्रमुख रूप से फिशिंग के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। करेंटली, करेंटली है मतलब आप सूचना संचार प्रौद्योगिकी जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि ये जो टर्म है ये किससे संबंधित है? सर्च इंजन से, सोशल नेटवर्किंग साइट से, ब्लॉग से या इंटरनेट फोरम से। तो ये जो प्रमुख रूप से ये तथ्य था, ये सर्च इंजन से संबंधित है करेंटली। अगला देखो, इमिटेशन गेम किस का मूल नाम था? आपको बताना है LISP या द ट्यूरिंग टेस्ट, द होल्टिंग प्रोग्राम या उपयुक्त सभी। तो इमिटेशन गेम प्रमुख रूप से जो है बी यानी द ट्यूरिंग टेस्ट से संबंधित है। अगला देखो, रोबोट वाले पॉइंट से इसका रोबोट वाले चैप्टर से ये प्रश्न उठाया गया। अगला देखो, ट्विटर के संस्थापक कौन है? आपको बताना है। तो जो भी संस्थापक हैं जिस भी क्षेत्र के, उनको अच्छे से समझ लेना, उनको पढ़ लेना, उनके नाम लिख लेने हैं, है ना। नाम तो आप भूलोगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आप नाम अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उसको उतार सकते हैं। उसको अच्छे से लिख लिख के देखो, जो भी आपको नहीं बने उसको लिख के देखो। अगला देखो, ऑप्शन देखो, जैक डॉर्सी, मार्क जुकरबर्ग, फ्रेंड केबास और डी जॉन मैकार्थी। तो आप सभी साथी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी जैक डॉर्सी है, प्रमुख रूप से ट्विटर के संस्थापक हैं। अगला देखो, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, मैं बोलूंगा नहीं भैया, है ना, लंबे ऑप्शन है, बड़े ऑप्शन है, मैं भी लगातार बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स मिल जाएगा, आप भी तब तक देख लेंगे। क्योंकि अपन तो पढ़े हैं भैया, अच्छे से बढ़िया बैठे हैं, आराम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन भले ही आपके लिए मेहनत अगर करना पड़ रहा है तो मैं करूँगा, आपके लिए अगर कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम, आपकी सक्सेस, आपका सपना पूरा हो, इससे बढ़िया, इससे खुशी की बात मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकती। आपके लिए कुछ भी हो सकती कि हाँ, हमारे लिए तो खुशी की बात उससे मिलना है सर, उससे बात करना है, उससे मिलना है, उससे हमारी शादी हो जाए, उससे हम मिलते रहें, वो हमको प्यार करती रहे, है ना। चालू आदमी। क्या इसका आंसर होगा बताओ? ऑप्शन नंबर ए यानी लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। ये प्रमुख रूप से क्या है? ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ है, इनको आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखो, पेशेवरों के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है फेसबुक, माई स्पेस, ट्विटर या लिंक्डइन। क्या है इसका आंसर? करेंगे सभी साथी आंसर? तो जो पेशेवरों के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए प्रमुख रूप से है लिंक्डइन, जो है पेशेवर सोशल नेटवर्क साइट का एक उदाहरण है। अगला देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है नेटवर्क डिज़ाइन, साइबर फोरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर या मशीन लर्निंग। तो क्या इसका आंसर होगा? आंसर सभी बताएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मशीन लर्निंग, जो है प्रमुख रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। अगला देखो, MPEG यानी इसका भैया फुल फॉर्म बताना है। क्या इसका फुल फॉर्म हो सकता है? फुल फॉर्म से प्रश्न हर साल बनता है, हर साल पूछता है PSC। तो आप प्रश्न को देखो, यानी प्रश्न देख लिया, ऑप्शन को देखो, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट गाइड, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मूविंग पिक्चर इफेक्ट ग्रुप और मूविंग पिक्चर इफेक्ट गाइड, है ना। और भैया जिस भी साथी को ऐसा लग रहा है कि स्पीड है ज़्यादा या स्पीड कम है, तो आपके पास विशेष सुविधा यूट्यूब सरकार ने दे रखी है कि आप उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, मध्यम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सब कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आपके लिए सारी सुविधाएं हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्रांतिकारी हैं आप, चमत्कारी हैं आप। क्या इसका आंसर हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो प्रमुख रूप से MPEG का प्रमुख रूप से फुल फॉर्म है। अगला देखो, अगला क्या प्रश्न है, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? तो अच्छे से आपने सूचना संचार प्रौद्योगिकी वाला क्षेत्र पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बताएंगे। वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट, वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रमुख रूप से वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है प्रमुख रूप से W3C का अर्थ है। अगला देखो, 2021-22 के अनुसार MP में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है तृतीय, बी है चतुर्थ, सी है द्वितीय और डी है प्रथम। तो क्या इसका आंसर होगा? तो आंसर जो है प्रमुख रूप से डी यानी प्रथम है ना। प्रमुख रूप से MP में क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का प्रथम स्थान है। अगला देखो भाई, MP के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन क्या है?
इंदौर, उज्जैन, विदिशा और देवास। क्या इसका आंसर होगा, बताएंगे सभी। चूंकि आंसर आप बताएंगे तो आपको भी जो है कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से आंसर धकाऊंगा, आपके सामने आएगा तो आप खुश हो जाएंगे, हाँ यही तो सोचा था मैंने। ऐसा नहीं करना है, अपने को आंसर मन में सोच के रखना है। और अगर खूबी है तो कमेंट में कर दो पहले ही, है ना। करेंगे नहीं, लेकिन बहुत आलसी हो आप, मुझे पता है। क्यों करेंगे, बताएगा सही, क्यों बैठा है सामने हमारे, मैं जानता हूँ तुमको। आंसर क्या भैया, इसका ऑप्शन डी है, यानी एमपी के किस जिले में सोयाबीन उत्पादन प्रारंभ हुआ था, तो देवास जिले में हुआ था भैया सबसे पहले। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्न में से किस उद्योग में किया जाता है, आपको बताना है। कपड़ा उद्योग, उर्वरक उद्योग, चीनी उद्योग या फिर कागज उद्योग। क्या इसका आंसर हो सकता है भाई। तो आप सभी जानते हैं कि रॉक फॉस्फेट जो है प्रमुख रूप से उर्वरक उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक उद्योग में प्रमुख रूप से जो है रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला देखो, एमपी के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है, आपको बताना है। मानसून की अरब सागर की शाखा से, मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से, लौटते हुए मानसून से और चक्रवातों से। तो क्या इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा से, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्रमुख रूप से अधिकांश वर्षा होती है। एमपी में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बलुआ पत्थर, बी चूना पत्थर, सी बेसाल्ट और डी है नीस। क्या इसका आंसर हो सकता है, तो काली मिट्टी का प्रमुख रूप से जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानों के अक्षय अपरदन से प्रमुख रूप से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन, गेहूं, कपास स्पेशली काली मिट्टी के लिए उपयोगी है। अगला देखो, एमपी में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आपको बताना है। 1975, 64, 73 या फिर 63। तो जो बांस का राष्ट्रीयकरण प्रमुख रूप से भैया कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं 1973 में प्रमुख रूप से बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला देखो, विंध्यन स्कारप्लेंट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। अमरकंटक पठार, मैकाल पठार, भांडेर पठार या बस्तर पठार। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से विंध्यन स्कारप्लेंट का प्रमुख पठार जो है भांडेर का पठार है, जो उसके दो प्रमुख भाग हैं, कैमूर और भांडेर, है ना। अगला देखो, भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई थी, आपको बताना है। जर्मनी, फ्रांस, रूस या ब्रिटेन। किससे हुई थी भाई, तो आप सभी साथी जानते हैं कि प्रमुख रूप से डी, यानी ब्रिटेन से हुई थी। जो है इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी से सहयोग हुई थी, तो ब्रिटेन से हुई थी, आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, आपको बताना है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल और जबलपुर। चूँकि थोड़ा सा हमको स्पीड बढ़ानी है भैया, ज़्यादा समय नहीं गंवाना है अपने को, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना है। चूँकि आपका भी बहुमूल्य समय, अभी किसी की शादी पार्टी में भी जाना होगा आपको, है ना। या खुद की शादी है, खुद की शादी में भी चले जाना, फिर बाद में पढ़ लेना भैया, है ना। क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चलने वाला है, बहुत सारों के दिल जुड़ेंगे, दिल टूटेंगे। तो ऐसा है कि शादी भी अटेंड करो, अपने आप को संभालो भी, साथ में पढ़ाई भी करना है और एग्ज़ाम भी क्लिफाई करना है। क्योंकि ये जो है सम टाइम मोमेंट है, एक समय पर ये मोमेंट ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद सिर्फ आपको रिग्रेट होगा कि भैया मेरा जो समय है वो समय ख़राब हुआ है, अब मैं बदला लूँगा। तो बदले की भावना नहीं रखनी, अपने को क्या करना है, अपने को आए या जाए इज्जत से आने देना जाना चाहिए अपने जीवन में। किसी का ना तो बोझ ढोना और ना किसी का बोझ संभाल के रखना जीवन भर। इसलिए अपना एक सिद्धांत बनाओ कि लाइफ में जो है उसको स्वीकार करो, आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को एक ऐसे ट्रैक पर लाओ कि हम अपने जीवन को सरल बनाएं, न कि कठिन। बाकी सारी चीज़ें जीवन में चलती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ आप रहना चाहिए। आपके सिवा उसे कोई भी तोड़ ना सके, टूट ना सके। अपने दिमाग का रिमोट अपने पास होना चाहिए, है ना, समझ गए। चलो ऑप्शन देख लिया, आंसर बताओ क्या आंसर होगा इसका। सी भोपाल है इसका प्रमुख रूप से आंसर जो है, सी भोपाल है। कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर सर्वाधिक, भोपाल में है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है, आपको बताना है। बाणसागर परियोजना, भांडेर परियोजना, राजखंड परियोजना या सरदार सरोवर परियोजना। तो आप सभी जानते हैं कि 4 राज्यों की जो भागीदारी है प्रमुख रूप से डी, यानी सरदार सरोवर परियोजना है। जो प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्य हैं, आप सभी जानते हैं कि एमपी है, गुजरात है, राजस्थान है और साथ में महाराष्ट्र है ना। तो ये प्रमुख रूप से 4 राज्य हैं जिनकी भागीदारी प्रमुख रूप से है। अगला देखो, एक सेकंड भैया, हाँ, अगला देखो, बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है, आपको बताना है। देवेंद्रनाथ, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और हेमचंद्र बंदोपाध्याय।
तो क्या इसका आंसर होगा? तो आंसर आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी प्रमुख रूप से दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। अगला देखो, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी है एन जी चंदावरकर, सी है देवेंद्र नाथ ठाकुर और डी है महादेव गोविंद रनाडे। तो क्या इसका आंसर होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी देवेंद्र नाथ ठाकुर, जो है प्रमुख रूप से केशव चंद्र सेन ने के ब्रह्म समाज के प्रधान आचार्य थे। अगला देखो, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय बेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या इसका आंसर है? ऑप्शन नंबर बी यानी असहयोग आंदोलन, जो है प्रमुख रूप से गांधी जी ने किस आंदोलन के समय बेल्स के राजकुमार बहिष्कार किया? तो असहयोग आंदोलन के समय 1922, है ना, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? यानी जो प्रमुख रूप से हिस्ट्री का प्रश्न है भैया, ये हिस्ट्री का प्रश्न है, उसमें आपको बताना है कि राजस्व विभाग है, न्याय विभाग है, सैन्य विभाग है या आर्थिक विभाग है। तो क्या विभाग है आप बताओ। तो भैया इसका प्रमुख रूप से आंसर सही है, क्या है? बी है यानी न्याय विभाग है, जो है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो न्याय विभाग से। अगला देखो, के एम पणिक्कर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो कथन से प्रश्न बने हैं और कथनों से किसने जो कथन कहा था उन कथनों को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्या इसका आंसर है? तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है यानी गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख रूप से के एम पणिक्कर ने कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। अगला देखो, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से ऑप्शन नंबर सी यानी अथर्ववेद है, जो है सभा और समिति में पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया। अगला देखो, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? ऑप्शन है जागती मंत्र, गायत्री मंत्र, सर्वे शाम मंत्र और त्रिशुभ मंत्र। तो क्या इसका आंसर है? आंसर जो प्रमुख रूप से है ऑप्शन नंबर डी यानी त्रिशुभ मंत्र। अगला देखो, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है। अजंता गुफाओं में, एलोरा गुफाओं में, एलिफेंटा गुफाओं में और कन्हेरी गुफाओं में। तो किस गुफाओं में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित है? आपको बताना है। तो ये जो है प्रमुख रूप से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एलोरा की प्रमुख गुफाओं में जो है कैलाश मंदिर स्थित है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? आपको बताना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद जो है प्रमुख रूप से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, निम्न में से। अगला देखो, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? ऑप्शन है प्रत्याहार, नियम, प्राणायाम या धारणा। तो आप सभी साथी जानते हैं कि अष्टांग योजना के तहत अंतरंग साधना जो है प्रमुख रूप से धारणा को कहा गया है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्न में से आपको देखो भैया मिलान करना है सही, तो मिलान करना है तो मिलान को देखो और करो मिलान, ये ऑप्शन है और ये उसके आंसर निम्न में से आपको बताना है। देख लो, 5 सेकंड का समय आपके पास है। तो भैया ये प्रमुख नदियां हैं, कहाँ कहाँ से किस किस क्षेत्र से निकलती है उस पर आपको मिलान करना है। तो ये प्रमुख रूप से भैया ऑप्शन नंबर सी है, यानी आपको बता दूं कि जो कावेरी है कहाँ से निकलती है भैया? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। वहीं साबरमती की बात करें तो साबरमती कहाँ से निकलती है? तो मेवाड़ पहाड़ियों से। वहीं ताप्ती की बात करें तो ताप्ती अपनी कहाँ से निकलती है भैया? तो सतपुड़ा श्रेणी से। वहीं दामोदर जो है प्रमुख रूप से छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ये आप सही मिलान ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, है ना। मेरे पीछे से दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ बैठा हूँ, अभी हिलूंगा नहीं यहाँ से, आप देख लो, मैंने यहाँ पे बता भी दिया है। तो ये प्रमुख रूप से सी है ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से भारत का कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? आपको बताना है। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। ये भी यहाँ पे है ना, थोड़ा सा यहाँ त्रुटि हो गई, यहाँ पे और भी ऑप्शन थे, जैसे बी होगा 1, 2 या तीनों ऐसा करके। तो ये आपको ध्यान रखना। तो मैं इसका आंसर आपको बता ही दूं कि ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 2 दोनों हैं इसमें आंसर, है ना। ये जो है ये आंसर ही है, 1 और
दोनों है ना। तो क्या है भैया, कोयला निक्षेप का 50% किन राज्यों से, तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड जो है और सामने उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा, यानी फर्स्ट वाला और सी वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, झारखंड और उड़ीसा दोनों। अगला देखो, 2021-22 में एमपी में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। देखो इसका कलर कितना डार्क कर दिया, लेकिन आंसर सोच समझ के लगाना, ऐसा नहीं सोचना कि यूपी तो नहीं आंसर है इसका। तो इसका आंसर प्रमुख रूप से एमपी भैया। दालों के लिए तो एक ही चीज़ है, हमारा प्यारा एमपी, हमारा हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, सिर्फ एमपी दालों के लिए उत्पादन के प्रथम स्थान पर है। निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। क्या इसका आंसर होगा। तो जितने भी साथी हैं सभी जानते हैं कि उड़ीसा जो है प्रमुख रूप से जो है बॉक्साइट उत्पादन का सबसे बड़ा भंडार है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना भैया। नहीं है ना, कुछ है हमारे क्रांतिकारी लोग देख लेंगे कि हमने पढ़ा है आंसर तो सही तो नहीं है सर, अरे बाहर आके देखा तो गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को अच्छे से प्रश्नों को समझना है, प्रश्नों को पढ़ना है, उसके आधार पर आंसर टिक करना है। तो ये ऑप्शन आप देख लो भैया, नहीं आपको बताना है ऑप्शन देखो, मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट का मौन में भी धारण कर लूँ। 1-2 मिनट नहीं रहे भाई, 30 सेकेंड, ज़्यादा नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो की घटना प्रति वर्ष घटित होती है, ऐसा नहीं है भैया, गेप में घटती है ना, इसमें गेप में जो है प्रति वर्ष इसका घटन नहीं होता, बाकी तीनों ही सही है। एल नीनो समुद्र धारा जलधारा पेरू तट पर प्रकट होती, सही बात है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती, सही बात है। ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती, ये भी सही बात है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला देखो, निम्नलिखित में से 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है, आपको बताना है। पंजाब, बिहार, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल। तो क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिम बंगाल है प्रमुख रूप से भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा, पश्चिम बंगाल। अगला देखो, एमपी सॉरी, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, आपको बताना है। कावेरी है, ताप्ती है, नर्मदा है या फिर सोन है। तो आप सभी जानते हैं कि भैया हमारी नर्मदा, प्यारी नर्मदा कितनी है भैया, एमपी में 1077, वहीं 1312, ध्यान रखना है 1312, दिख रहा है कि नहीं भैया, फिर से बना दूँ 1312। अगला देखो, वर्ष 2021 में निम्न में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया। तो जो भी चक्रवात जिस भी समय आते हैं उन चक्रवातों से प्रश्न बनता है, तो उन चक्रवातों को ध्यान रखना। अम्फान, तोक्ते, मिचोंग या फानी। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से जो है तोक्ते है हमारे भारत में पश्चिमी तट पर आया था। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था। ऑप्शन आपको देख ही रहे हैं, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। तो 2011 के अनुसार राज्य में बी यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से घनत्व सबसे कम रहा था। अगला देखो, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में सही कथन आपको बताना है। मिलेट, मिलेट माने क्या भैया, मोटा अनाज है ना, ध्यान रखना, मोटा अनाज क्या है भाई, मोटा अनाज है ये। तो जो है मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है कौन सी, दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, पूरे एमपी में लागू है और 2023-24 में 2025-26 अवधि है। तो ये भैया प्रमुख रूप से क्या इसका आंसर है, डी यानी 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। यानी जो है रानी दुर्गावती मोटा अनाज प्रोत्साहित करती है, साथ में पूरे एमपी में लागू है और 2023-24 में 2026 तक अवधि है इसकी। अगला प्रश्न देखो, देखा गला ही खराब हो गया मेरा। अगला देखो, वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12वें सदस्य के रूप में नामित हैं गुलाम अली, इलियाराजा, सुधा मूर्ति और सतनाम सिंह सिंधु। तो 12वें सदस्य के रूप में प्रमुख रूप से सुधा मूर्ति जो है प्रमुख रूप से शामिल थे, कौन से 12वें सदस्य के रूप में जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत थे। अगला देखो, एमपी में पैरा कैनो खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार 2023 किसको मिला, निम्न में बताना है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, सुशीला चानू, प्राची यादव या शिवेंद्र सिंह। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यानी पैरा कैनोन कौन है, प्राची यादव है प्रमुख रूप से। अगला देखो, पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है कालूराम बामनिया, सत्येंद्र सिंह लोहिया, भगवती लाल राजपुरोहित और ओम प्रकाश शर्मा। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से डी यानी ओम प्रकाश शर्मा जो है पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध रखते हैं। अगला देखो,
2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्राप्त करता है? ऑप्शन क्या है? डेविड आर कॉक्स, फ्रेंडली एफ्रॉन, के आर राव और नॉन लेयर्ड। तो आप सभी साथी जानते हैं कि ये जो प्रमुख रूप से के आर राव है। अगला देखो, वर्ष 2024 में एफ आई डी कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, बी है गेरी कास्पारोवा, सी है डी गुकेश और डी है डिंग लिरेन। तो क्या इसका आंसर है? ऑप्शन नंबर सी यानी डी गुकेश है। डी गुकेश प्रमुख रूप से कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। अगला देखो, लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है? आपको बताना है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी चाहिए। ऑप्शन है भोपाल, बी है जबलपुर, सी है इंदौर और डी है ग्वालियर। तो यह जो प्रमुख रूप से जहाँ जियो पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? लम्हेटा गांव। तो आप सभी जानते हैं कि बी यानी जबलपुर में प्रमुख रूप से जियो पार्क की स्थापना की गई। अगला देखो, निम्न में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और अजय मणिकराव खानविलकर। तो आप सभी साथी जानते हैं कि प्रमुख रूप से उस समय जो है न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर प्रमुख रूप से लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला देखो, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, बताओ भैया वैदिक घड़ी कहाँ है? प्रयागराज में, वाराणसी में, प्रयागराज में, उज्जैन में या भोपाल में? तो आप सभी साथी जानते हैं कि उज्जैन हमारा महाकाल नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी, वैदिक घड़ी प्रमुख रूप से शामिल है। अगला देखो, जनवरी से मार्च 2024 तक भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला में विजयी रहा है। आपको बताना है भारत 3-2 से, भारत 4-1 से, इंग्लैंड 3-2 से और इंग्लैंड 4-1 से। तो क्या इसका आंसर होगा? बी यानी भारत 4-1 से प्रमुख रूप से इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में विजयी रहा है। अगला देखो, स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। आपको बताना है राजा मर्दन सिंह, ये ए बी सी और डी। भैया इनको देख लो अच्छे से और टिक करो। तो राजा मर्दन सिंह, राजा दौलत सिंह, राजा वखत वली और मुराद अली महू। क्या इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी प्रमुख रूप से राजा मर्दन सिंह कहाँ से? भैया भानपुर से हैं, आपको देखना है। वहीं राजा दौलत सिंह कहाँ से है? यह नेमावर से है। वहीं राजा वखत वली कहाँ से है? महू से है। और मुराद अली कहाँ से है? शाहगढ़ से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, एक सेकेंड, है ना। तो ये यहाँ पर आपने देख लिया क्या है भैया? राजा मर्दन सिंह कहाँ से है? तो भानपुर से है। राजा दौलत सिंह नेमावर से है। वहीं राजा वखत वली, हाँ राजा बखत वली सागर से भैया, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। और मुराद अली महू से। तो ये आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा यहाँ मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, आपको नहीं होना, मैं हो जाऊँ आपको नहीं होना। अगला देखो, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आपको बताना है सतपथ ब्राह्मण में, मनुस्मृति में, बारहमीर संहिता में या अग्नि पुराण में। तो ऑप्शन नंबर ए यानी सतपथ ब्राह्मण प्रमुख रूप से नर्मदा नदी घाटी साहित्य में सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। किस ताम्रपाषाण कालीन युग में बारहमीर जन्म स्थल है? दंगवाड़ा, कायथा, नावदा टोली या इंद्रगढ़? तो क्या इसका आंसर है भैया? बारहमीर कहाँ है? कायथा। कायथा कहाँ पड़ता है भैया? अपना उज्जैन। ये भी ध्यान रखना है, उज्जैन का है कायथा, है ना। तो बारहमीर का जन्म स्थल कहाँ? कायथा में। अगला देखो, निम्न में से कौन सा युग गलत है? आपको बताना। बोरी होशंगाबाद में, गंगू पन्ना में, करेरा शिवपुरी में और घाटी गांव इंदौर में। बताओ भाई, तो कहाँ कौन सा अभ्यारण्य भैया? तो ये प्रमुख रूप से घाटी गांव इंदौर में ना होकर कहाँ है? ग्वालियर में। आपको ध्यान रखना है, ये ग्वालियर है ना। अगला देखो, शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से? आपको बताना है सितार वादन, मृदंग वादन, ख्याल गायकी या कथक नृत्य। तो आप सभी साथी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी ख्याल गायकी, जो प्रमुख रूप से शंकर पंडित राव का संबंध ख्याल गायकी से है। अगला देखो, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या था? आपको बताना है घूमर माल, ठोंठिया या कुणगरिया या खमराज। ऑप्शन नंबर सी यानी कुण गरिया, जो प्रमुख रूप से गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार है। अब जब लोकगीत, लोक संगीत, लोकनाट्य पढ़ेंगे तो उनको डिटेल से पढ़ना, वहाँ पर थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन होता है कौन सा क्षेत्र है, कौन व्यक्ति, तो वहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझना। मोहन खेड़ा जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है? देवास में, धार में, बुरहानपुर में या खरगोन में? तो भैया ये प्रमुख रूप से बी यानी धार में है ना, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ। अगला देखो, कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में
कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण है, प्राचीन विज्ञापन परंपरा का उदाहरण है, दशपुर में पश्चिम पूर्व भी कहा जाता है, और डी है रचना भभूति ने की थी। तो इसका जो प्रमुख रूप से आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है प्रमुख रूप से ये गलत है कि ये जो है रचना भभूति ने की थी, बल्कि ये तीनों ही सत्य हैं। रेशम बुनकरों की सूर्य मंदिर के निर्माण किया था, प्राचीन विज्ञापन परंपरा का उदाहरण है, और दशपुर को पश्चिम पूर्व भी कहा जाता है। अगला देखो, कोहबर क्या है आपको बताना। टर्म है, वैवाहिक अनुष्ठान भित्तिचित्र है, वैवाहिक वस्त्र है, भोजन है, या फिर आभूषण है। क्या है बताओ। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यानी वैवाहिक अनुष्ठान भित्तिचित्र है कोहबर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और खुशी की लहर आपके मन में दौड़ी गई होगी। 99 प्रश्न होंगे, एक और बचा है, स्कोर देख लें, है ना। देखोगे। यशोधर्मन के शोधनी अभिलेख की रचयिता कौन है आपको बताना है। कवि मदन, बासुल कवि, कक्क और रवि कीर्ति। तो कौन है इसके प्रमुख रूप से भैया। तो इसके जो प्रमुख रूप से ऑप्शन नंबर बी यानी बासुल कवि जो है यशोवर्मन की शोधनी अभिलेख से रचिता, अभिलेख के जो रचिता है बासुल कवि है। तो ये थे अपने 100 प्रश्न। कैसे लगे, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा वीडियो, लेकिन फिर भी आप करेंगे क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये थे हमारे 100 प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट में बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, नहीं भी आया हो तो आना चाहिए भैया, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर हाँ कुछ त्रुटि होगी तो आप कमेंट में बता देना, नहीं तो वीडियो को तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना। अंत में वही, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।